गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो ये स्लाइड नजर आ रहा है क्या?
स्लाइड दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे हाँ रही सर, आ है? रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो, आवाज भी सुनाई दे रही शुभदीप? साउंड सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? हाँ सर, आ रही है। चलो ठीक है। तो हाँ इसके हाँ, आ रहा है सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके पहले मैं आप लोगों का कल जो था मैंने फ्लूइड कपलिंग पढ़ाया था, फ्लूइड कपलिंग पर स्टॉप कर दिया था। तो ये फ्लूइड कपलिंग का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर ही दिया हुआ है। आउटपुट शाफ्ट ये है और इनपुट शाफ्ट ये है। और ये जो आउटपुट शाफ्ट है यहाँ पर ये टरबाइन रनर लगा हुआ है यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर जो इसके जो इनपुट शाफ्ट में इम्पेलर लगा हुआ है। तो होता क्या है, जब फ्लूइड कपलिंग जो होता है वो सर्व करता है ट्रांसमिट करने के लिए इंजन टॉर्क को टू द गियर बॉक्स पर इंजन जो आप जो फ्रिक्शन क्लच जहाँ यूज करते थे, उस फ्रिक्शन क्लच के सब्स्टिट्यूट में हम फ्लूइड कपलिंग को यूज कर सकते हैं। तो फ्लूइड कपलिंग क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंजन टॉर्क को टू द गियर बॉक्स। इंजन टॉर्क जो है, जो इंजन का जो टॉर्क है उसको गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करने की कोशिश ट्रांसमिट करता है ये। और ये जो है ये पर फ्रिक्शन क्लच में हम लोग को एक पैडल लगाना पड़ता था जिससे हमको ये ऑपरेट करना पड़ता था। पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ये फ्लूइड कपलिंग यूज होता है, इसलिए ये अपना काम जो करता है वो ऑटोमेटिकली करता है और मोर स्मूथली काम करता है। और ये जो है कि इसमें जो फ्लूइड कपलिंग जो होता है ये कंप्राइज्ड होता है पंप इम्पेलर से मिलकर के। पंप इम्पेलर जो होता है वो ड्राइव साइड में रहता है और जो तुम्हारा दूसरा पार्ट जो होता है वो टरबाइन रनर होता है। टरबाइन रनर जो होता है वो ड्रिवन साइड में रहता है। तो ये जो पार्ट है इनके पास अपीयरेंस होता है कि हॉलो, इनका जो अपीयरेंस जो दिखाई देता है वो एक हॉलो डोनट साइज स्लाइस जो वर्टिकली टू इक्वल हाफ में दिखाई देते हैं। देखो ये डोनट कहलाता है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर जो है काफी, लेकिन ये इक्वली हाफ दो पार्ट में डिवाइडेड वाले जो डोनट है इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइडेड जो है ये, तो स्पेशली स्लाइस्ड डोनट में दिखाई देता है ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर जो इसको देखने पर। बोथ ऑफ दिस पार्ट जो होते हैं ये इनमें रेडिएटिंग आउट करने की एबिलिटी होती है। तो ये सेंटर के पास में इनका जो सेंटर यहाँ पर जब ऑयल रहता है उनको रेडिएटिंग आउट करने की कैपेबिलिटी होती है। और ये पार्ट जो होते हैं वो हाउसिंग जो टरबाइन पार्ट और जो इम्पेलर पार्ट होते हैं इनके बीच में ऑयल रहता है, ताकि ऑयल रहता है कंटेन करके रखते हैं, ऑयल को कंटेन करके रखते हैं। और ये जो है इंस्टॉल रहते हैं एक दूसरे के सामने फेसिंग में, एक दूसरे के फेस में, ईच अदर में फ्रंट टू फ्रंट इन लोग जो है ये एक दूसरे के सामने में ये इंस्टॉल रहते हैं, फेसिंग ईच अदर होते हैं और वेरी लिटिल क्लियरेंस के साथ इनके जो ऑयल यहाँ पर जो भरा रहता है वो कम लिटिल क्लियरेंस के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ फेसिंग होते हैं। इन लोग की फेसिंग अटैचमेंट होती है इनके बीच में। और पंप इम्पेलर जो होता है वो इंस्टॉल्ड होता है इंजन क्रैंकशाफ्ट की तरफ। और आपका जो टरबाइन रनर जो होता है वो कपल्ड होता है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट की तरफ। तो ट्रांसमिशन इनपुट गियर शाफ्ट इस तरफ है और आपका जो ट्रांसमिशन इनपुट जो आपका जो पंप इम्पेलर जो है, पंप इम्पेलर ये जो दिख रहा है ये पंप इम्पेलर का ऊपर की तरफ जो डैश डॉट में डैश लाइन में दिख रहा है, तो जो ये जो डैश लाइन में दिख रहा है ये पंप इम्पेलर जो होता है वो इंस्टॉल्ड होता है इंजन क्रैंकशाफ्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ आपका क्रैंकशाफ्ट इंजन क्रैंकशाफ्ट है। और आपका जो ये जो आपका जो टरबाइन रनर जो कपल्ड है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में, जो ये है ये जो टरबाइन रनर जो होता है, ये जो टरबाइन रनर यानी कि आपका टरबाइन रनर ये जो फिलअप किया हुआ जो कलर है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, फिलअप किया हुआ कलर और स्लाइस जो दिख रहा है, ये आपका जो होता है वो ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट टरबाइन रनर ये जो होता है वो टरबाइन रनर जो होता है वो कपल्ड होता है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में। ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में कपल्ड रहता है। तो इसका होता क्या है इसमें कि जब इंजन रोटेट होता है तो पंप इम्पेलर भी प्रोवाइड करता है मोशन, ऑयल को मोशन प्रोवाइड करता है, और जो कि ब्लेड के बीच में जो ऑयल रहता है उसको मोशन प्रोवाइड करता है। और इस प्रकार से जो ये टरबाइन रनर को टर्न कर देता है, टरबाइन रनर को ऑपरेट कर देता है। और इसके बाद फिर जैसे ये ऑयल जो है इसको टरबाइन रनर को ऑपरेट कर देता है, टर्न कर देता है, उसके बाद फिर यहाँ इंजन पावर जो होता है वो आपका जो इंजन जो है वो पावर ट्रांसमिट कर देता है और इसके पूरे ट्रांसमिशन में सिस्टम में
ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे ही है जब हम इंजन रोटेट होता है, जैसे इस तरफ इंजन रोटेट हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा है और इस तरफ से पंप इंपेलर प्रोवाइड करता है ऑयल को मोशन। ये जो आपका जो पंप इंपेलर है ये ऑयल को मोशन प्रोवाइड करता है और इस प्रकार से यहाँ पर टरबाइन रनर जो है वो ऑपरेट हो जाता है और वो ट्रांसमिट करता है इंजन पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ। इंजन के पावर को जो जनरेट हुई इंजन पावर जो होती है उसको पूरे ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट कर देता है। तो जब इंजन स्पीड ड्रॉप हो जाता है टरबाइन रनर, तो टरबाइन रनर जो होता है वो फास्टर टर्न हो जाता है एज कंपेयर टू द पंप इंपेलर। जब आपका जो इंजन स्पीड ड्रॉप हो जाता है उस कंडीशन में आपका टरबाइन रनर जो होता है वो फास्टर रन करने लग जाता है एज कंपेयर देन टू पंप इंपेलर में। तो उससे होता है क्या कि टरबाइन रनर जो होता है एक टरबाइन रनर भी पंप इंपेलर के जैसे काम करना शुरू कर देता है और जैसे ही ये पंप इंपेलर के जैसे बराबर काम करना शुरू कर देता है तो उस सिचुएशन में एक ब्रेकिंग एक्शन एक्सर्ट होती है इंजन को और उस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकिंग एक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पर मैं आपको ये एक स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा टॉर्क कन्वर्टर है। ये टॉर्क कन्वर्टर का ये देखो ये जो है ये इंपेलर ब्लेड्स हैं। यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर एक टर्म है। फ्लूइड कपलिंग के बाद टॉर्क कन्वर्टर एक टर्म है। ये है आपका इंपेलर ब्लेड्स और ये जो है आपका टरबाइन ब्लेड्स और इसके बीच में यहाँ पर एक स्टेटर लगा हुआ है। ये टरबाइन ब्लेड और इंपेलर ब्लेड के बीच में स्टेटर लगा हुआ है और ये जो है आपका यहाँ पर देखो वन वे क्लच लगा हुआ है। वन वे क्लच है यहाँ पर। ये टॉर्क कन्वर्टर का पूरा डायग्राम है। ये भी फ्लूइड कपलिंग के दिखाई देता है। तो टॉर्क कन्वर्टर होता क्या है? टॉर्क कन्वर्टर जो होता है सिंपल फॉर्म ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर जो यहाँ पर शो किया जा रहा है और ये टॉर्क कन्वर्टर की ये डबल कर देता है आउटपुट टॉर्क को फ्रॉम द इंजन। जब इंजन टॉर्क से टॉर्क मिलता है तो टॉर्क कन्वर्टर का रोल प्ले होता है कि वो डबल कर देता है आउटपुट टॉर्क को डबल कर देता है। और इसके साथ साथ एक खासियत ये भी होती है कि जब कन्वर्टर की एक एबिलिटी होती है, एक एबिलिटी ये भी होती है कि ये रिड्यूस कर देता है टॉर्क एम्प्लीफिकेशन को, धीरे धीरे एम्प्लीफिकेशन को रिड्यूस कर देता है। जैसे जैसे अगर हम आउटपुट स्पीड ऑफ द कन्वर्टर को इंक्रीज करें, आउटपुट ऑफ द स्पीड ऑफ द कन्वर्टर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट अगर इसका स्पीड ऑफ द कन्वर्टर इंक्रीज होता है तो इसके साथ साथ इसकी एबिलिटी भी होती है कन्वर्टर की कि ये जो है टॉर्क एम्प्लीफिकेशन को ग्रेजुअली रिड्यूस करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। टॉर्क एम्प्लीफिकेशन को रिड्यूस करने की भी कैपेबिलिटी होती है किसकी? आपका ये जो टॉर्क कन्वर्टर है। ये टॉर्क कन्वर्टर है। इस टॉर्क कन्वर्टर में यहाँ पर टरबाइन ब्लेड दिया हुआ है, इसके बीच में स्टेटर दिया हुआ है। ये इस फ्लूइड कपलिंग में यहाँ पर जो था वो स्टेटर नहीं दिया हुआ था। ये टॉर्क कन्वर्टर में यहाँ पर स्टेटर दिया हुआ है और यहाँ पर ये स्टेटर जो है ये वन वे क्लच के साथ में यहाँ पर से कनेक्टेड है। और ये जो है ये टॉर्क कन्वर्टर जो है इसके जो राइट साइड में यहाँ पर देखो ये इंपेलर ब्लेड रखे होते हैं। यहाँ पर स्टेटर आ जाता है फ्लूइड कपलिंग के कंपैरिजन में। टॉर्क कन्वर्टर के पास यहाँ पर एक स्टेटर आ जाता है। अब देखते हैं कि इसका जो टॉर्क कन्वर्टर का जो रोल क्या है, टॉर्क कन्वर्टर आखिर में करता क्या है। टॉर्क कन्वर्टर का रोल इस प्रकार है कि ये मल्टीप्लाई कर देता है टॉर्क जनरेटेड बाय द इंजन। इंजन के द्वारा जो जनरेटेड टॉर्क है उसको ये मल्टीप्लाई कर देता है, काफी बढ़ा देता है इंजन का जितना भी टॉर्क है। तो टॉर्क कन्वर्टर का मेन रोल ये है। दूसरा क्या है कि टॉर्क कन्वर्टर सर्व करता है ऑटोमेटिक तो दूसरा काम क्या है कि ये ऑटोमेटिक ये सर्व करता है एक ऑटोमेटिक क्लच की जैसे, जो कि ट्रांसमिट करता है इंजन टॉर्क को। ट्रांसमिशन के टाइम पर इंजन टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। तो ये एक ऑटोमेटिक क्लच जैसे एक्ट करता है आपका कौन? टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ पर तीसरा इसका जो रोल क्या है टॉर्क कन्वर्टर का, ये ड्राइव करता है ऑयल पंप को ऑफ द हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम। ऑयल पंप को ये पूरा ड्राइव करता है। आपका जो हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम में, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के ऑयल को ये क्या करता है पूरा ड्राइव करने, ऑयल पंप का जो है ये ड्राइव करने के लिए एक्ट करता है। तो ये आपका जो है ये टॉर्क कन्वर्टर का रोल प्ले है। और टॉर्क कन्वर्टर ऑपरेशन में होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे तो जनरल डिस्क्रिप्शन जो है टॉर्क कन्वर्टर का इस प्रकार से है कि पहला जो है इसमें व्हीकल स्टॉप्ड एंड इंजन आइडलिंग कंडीशन में टॉर्क कन्वर्टर का ऑपरेशन क्या होता है। तो जब इंजन आइडलिंग कंडीशन में रहता है तो उस सिचुएशन में टॉर्क जनरेटेड बाय द इंजन जो होता है वो एज इट इज इटसेल्फ वहां पर वो मिनिमम कंडीशन में रहता है। आपका जो इंजन का जो
टॉर्क जब आइडलिंग कंडीशन में रहता है तो इंजन का टॉर्क जनरेटेड बाय द इंजन जो होता है वो इटसेल्फ मिनिमम कंडीशन में रहता है। और अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लोड जो होता है वो टरबाइन रनर पर वो बढ़ जाता है। लोड जो होता है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ द लोड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में ये जो आपका जो टरबाइन रनर है वो ऑपरेट नहीं होता और इस पर लोड बढ़ जाता है। और चूंकि व्हीकल जो है स्टॉप कंडीशन में है, इसलिए स्पीड रेशियो ऑफ द टरबाइन रनर जो होता है पंप इम्पेलर के लिए वो 0 कंडीशन पर रहता है। स्पीड रेशियो जो होता है इस सिचुएशन में आपको जैसे मालूम है, जैसे कि अभी ये गाड़ी आइडलिंग कंडीशन में स्टॉप कंडीशन में, तो इस सिचुएशन में आपका जो स्पीड रेशियो जो है टरबाइन रनर का पंप इम्पेलर के कंपैरिजन में स्पीड रेशियो है टरबाइन रनर टू द पंप इम्पेलर वो 0 होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में टॉर्क जो है वो लेकिन जो इस सिचुएशन में वहीं पर अगर जो स्पीड रेशियो है वो तो 0 रहता है, और वहीं पर आपका जो ये जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कंडीशन पे रहता है। टॉर्क इस सिचुएशन में मैक्सिमम कंडीशन में होता है। टॉर्क कन्वर्टर में यूज आइडलिंग कंडीशन में। तो चूंकि व्हीकल स्टॉप कंडीशन में है तो स्पीड रेशियो टरबाइन रनर से लेकर टरबाइन रनर का टू द पंप इम्पेलर के रेशियो में आपका जो स्पीड रेशियो तो 0 रहता है, पर वहीं पर आपका टॉर्क काफी मैक्सिमम होता है। तो इस कारण क्या होता है कि टरबाइन रनर जो होता है वो ऑलवेज रेडी टू रोटेट होने के लिए तैयार रहता है, और इसके टरबाइन रनर को ऑलवेज रेडी टू रोटेट होने के कारण ही इसका क्या होता है कि ये जो है हायर टॉर्क जनरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। यानी कि गाड़ी जैसे ही हम स्टॉप कंडीशन में जैसे ही हम गाड़ी को हम रखते हैं और जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में स्पीड रेशियो तो 0 होती है, जिस कारण गाड़ी हमारी आइडलिंग कंडीशन में रहती है, स्टॉप कंडीशन में रहती है, परंतु उस सिचुएशन में आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम रहता है। ये जो टॉर्क मैक्सिमम रहता है इसके कारण जैसे ही हम गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं तो ये जो है आपका जो टरबाइन रनर है वो रेडी टू रोटेट होने के लिए रेडी रहता है, और इस सिचुएशन में हायर टॉर्क जनरेटेड होता है बाय द इंजन, और इस प्रकार से गाड़ी जो है हायर टॉर्क जो है लेते हुए गाड़ी आगे बढ़ती है। दूसरा कंडीशन है व्हीकल स्टार्टिंग ऑफ। व्हीकल स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन है जब ब्रेक जो होते हैं ब्रेक को रिलीज करते हैं तो टरबाइन रनर जो होता है उसकी एक एबिलिटी होती है कि वो रोटेट हो सके ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में, ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में रोटेट हो सके। जब ब्रेक को हम रिलीज कर देते हैं तो टरबाइन रनर जो होता है यहाँ पर जो आपका जो टॉर्क कन्वर्टर में जो टरबाइन रनर होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो रोटेट हो सके ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के साथ में, और डिप्रेस करते हैं जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल को जैसे हम डिप्रेस करते हैं तो ये जो टरबाइन रनर है वो रोटेट होने लग जाता है विद ग्रेटर टॉर्क के साथ में रोटेट होने लगता है। जैसे ही हम जो आपका जो एक्सेलरेटर को हम जैसे एक्सेलरेटर पेडल को डिप्रेस करते हैं तो उस सिचुएशन में टरबाइन रनर जो होता है वो रोटेट होता है ग्रेटर टॉर्क के साथ में, और ग्रेटर टॉर्क जो होता है एज कंपेयर टू जनरेटेड बाय द इंजन के कंपैरिजन में जो आपका जो टॉर्क है वो ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में अप्लाइड हो जाता है, और टॉर्क जो है वो ग्रेटर अमाउंट में जनरेट होता है, और इस प्रकार से आपका इंजन से भी ज्यादा जो टॉर्क है वो उस सिचुएशन में अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही हम व्हीकल को स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन में लाते हैं तो व्हीकल इस प्रकार से मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है व्हीकल स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ में जो सिचुएशन में इसका ये है। तो तीसरा कंडीशन है व्हीकल जब रनिंग होता है लो स्पीड में, when the vehicle is running with low speed, जब व्हीकल लो स्पीड के साथ रन करने लगता है तो टॉर्क कन्वर्टर मल्टीप्लाई कर देता है नेसेसरी टॉर्क को फॉर मूविंग द व्हीकल को मूव कराने के लिए टॉर्क कन्वर्टर जो होता है मल्टीप्लाई कर देता है टॉर्क को। इस प्रकार से जब लो स्पीड से हाई स्पीड की ओर जब लो स्पीड में जब रन करते हैं तो जो स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन है उससे ज्यादा आपको मल्टीप्लाई कर देता है टॉर्क को स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन से, यानी कि जैसे ही स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन में रहते हैं तो व्हीकल जब रनिंग होता है लो स्पीड में तो उस सिचुएशन में टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देता है नेसेसरी टॉर्क को टू मूव द व्हीकल को मूव कराने के लिए नेसेसरी टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देता है। ये होता है टॉर्क कन्वर्टर का रोल प्ले। तीसरा कंडीशन था जब व्हीकल रनिंग एट लो स्पीड में व्हीकल रनिंग होता है। चौथा जो कंडीशन है व्हीकल रनिंग एट मीडियम टू हाई स्पीड में जब व्हीकल रनिंग करता है तो सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही व्हीकल स्पीड इंक्रीज होता है रोटेशनल स्पीड ऑफ द टरबाइन रनर के साथ, तो ये जो टरबाइन रनर है क्विकली पहुंच जाता है पंप इम्पेलर के स्पीड के बराबर, पंप इम्पेलर के स्पीड के बराबर पहुंच जाता है। और इस सिचुएशन में टॉर्क रेशियो देयरफॉर वहां पर कितना हो जाता है, अप्रोच पहुंच जाता है कि वो टॉर्क रेशियो जो होता है आपका वहां पर उस सिचुएशन में 1 के रेशियो में पहुंच जाता है।
एग्जैक्टली 100% के रेशियो में पहुंच जाता है। और जब रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टरबाइन रनर जो होता है पहुंच जाता है पंप इंपेलर की स्पीड के बराबर सर्टेन वैल्यू में, तो स्टेटर जो होता है, जो वहां पर स्टेटर लगा हुआ था टॉर्क कन्वर्टर के पास जो स्टेटर लगा हुआ था वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से टॉर्क मल्टीप्लिकेशन आपको ऑब्टेन होता है। टॉर्क मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज हो जाता है, जो आपका जो टॉर्क मल्टीप्लिकेशन जो है वो टॉर्क मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज हो जाता है। और या फिर हम अदर वर्ड में कहना चाहें तो टॉर्क कन्वर्ट कर देता है, टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है फ्लूइड कपलिंग के से काम करने के लिए। तो फ्लूइड कपलिंग के बराबर की जैसे एक्ट करना, एक्शन में आ जाता है फ्लूइड कपलिंग की जैसे काम करने के लिए, के बराबर काम करने के लिए। और जो टरबाइन रनर जो होता है वो रोटेट होता है एट स्पीड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द पंप इंपेलर, ऑलमोस्ट पंप इंपेलर के बराबर जो है वो टरबाइन रनर जो है वो रोटेट होने लग जाता है। देयरफॉर व्हीकल स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, टरबाइन रनर जो पंप इंपेलर के बराबर रोटेट हो जाता है, और व्हीकल स्पीड ऑलमोस्ट जो है व्हीकल स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और लीनियर प्रोपोर्शन टू द इंजन स्पीड, और आपका जो व्हीकल है ऑलमोस्ट लीनियर प्रोपोर्शन में फ्लो में चलने लगता है। आपका जो व्हीकल है लीनियर प्रोपोर्शन की स्पीड में इंजन स्पीड में बराबर वे में चलने लग जाता है। तो ये है पूरा टॉर्क कन्वर्टर का रोल प्ले एक्शन, जो आपको चारों कंडीशन में मैंने बताया। आइडलिंग कंडीशन में क्या उसका जो कंडीशन रोल प्ले है, दूसरा व्हीकल स्टार्टिंग ऑफ कंडीशन में क्या है, तीसरा आपका व्हीकल रनिंग एट लो स्पीड में क्या कंडीशन है, और चौथा जो है मीडियम स्पीड से लेकर के हाई स्पीड में जब वो रोटेट होता है, ऑपरेट होता है, तब उस सिचुएशन में क्या उसका टॉर्क कन्वर्टर का रोल प्ले है। एडवांटेज में आते हैं, टॉर्क कन्वर्टर के एडवांटेज में क्या दिया हुआ है। टॉर्क कन्वर्टर जो होता है वो मैकेनिकल वियर और ऑपरेशन से, मैकेनिकल ऑपरेशन और मैकेनिकल वियर ऑपरेशन से वो काफी फ्री रहता है। टॉर्क कन्वर्टर की एक खासियत ये है कि उसमें मैकेनिकल वियर ऑपरेशन नहीं होता। तो चूंकि जैसा कि वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट जो नहीं होता है मूविंग पार्ट के बीच में, वहां पर ऑयल फील्ड रहता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने के कारण मूविंग पार्ट जो होता है, जो मूविंग पार्ट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने के कारण वहां पर टॉर्क ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी काफी स्मूथ होती है। आपकी जो टॉर्क कन्वर्टर की जो टॉर्क ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो स्मूथ होती है। और इंजन वाइब्रेशन और टॉर्क जो होता है वो पीक पर पहुंच जाता है अगर वो हाइड्रोलिक फ्लूइड वहां पर अगर हम जो यूज कर रहे हैं उसके द्वारा, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड जो होता है उसके द्वारा इंजन वाइब्रेशन और टॉर्क जो है पीक जो पीक लेवल पर जो इंजन वाइब्रेशन होता है उसको वो डैम्प कर देता है हाइड्रोलिक फ्लूइड के यूज होने के कारण, डैम्प कंडीशन में ले आता है, डैम्प कर देता है हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करने के कारण। तो जो इंजन कॉन्टेक्ट जो इंजन जो होता है कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड, सिचुएशन में इंजन जो होता है वो इंस्टॉल्ड नहीं होता है, क्योंकि तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द टॉर्क जो है ट्रांसमिट होता है एट आइडियल स्पीड में, इसके कारण वहां पर इंजन जो होता है इंस्टॉल्ड नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है टॉर्क कन्वर्टर का। और इसके बाद मैं आपको प्रोपेलर शाफ्ट में लेकर आना चाहूंगा। प्रोपेलर शाफ्ट जो है ये ऊपर में जो है वो दूसरा डायग्राम है प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में। ये आपका जो है ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है इसका जो क्या होता है कि प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है जैसे कि हम फ्रंट इंजन रियर ड्राइव ऑटोमोबाइल में और जो गियर बॉक्स रोटेशन में जो होता है ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसमिट करता है रियर एक्सल को बाय मींस ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। ये आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली जो होती है ये क्या करता है कि आपका जो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव ऑटोमोबाइल है, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव ऑटोमोबाइल है, तो उसमें गियर बॉक्स का रोटेशन जो होता है ट्रांसमिट करता है रियर एक्सल को पावर को। तो उस सिचुएशन में जब रियर एक्सल को जब ये पावर ट्रांसमिशन करता है तो ये प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है मेन असेंबली, जो प्रोपेलर शाफ्ट की जो पावर ट्रांसमिशन में काफी मेन रोल प्ले करता है। और ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है इसके सामने में भी एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है और इसके पीछे में भी एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है। सामने में यूनिवर्सल जॉइंट के बाद स्लिप जॉइंट लगा रहता है और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है प्रोपेलर शाफ्ट का। तो इंजन और एक्सल जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं, आपका जो इंजन एक्सल सेपरेटेड होते हैं ईच अदर में, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में। और जैसा कि 4 व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, तो जो यहाँ 4 व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव में आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है वो सेपरेटेड इंजन के साथ में सेपरेटेड रहता है। तो ये जो है ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है ये ट्रांसमिट करता है पूरे ड्राइव फोर्स को ट्रांसमिट करता है। ये जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है इसकी कैपेबिलिटी होती है कि पूरा ड्राइव फोर्स जो आपका जो इंजन से क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट हो रहा है वहां से गियर शिफ्ट करने के बाद जो पूरा जो पावर ट्रांसमिशन है
वही सिचुएशन में ये जो है ये ड्राइव फोर्स जो जनरेट हो जाता है, उस ड्राइव फोर्स को ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है पूरा एक्ट में लेकर के आता है, उसको उस सिचुएशन में एप्लीकेबल करता है और उस सिचुएशन में वो ट्रांसमिट करता है ड्राइव फोर्स। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट है नॉर्मली कार्बन स्टील ट्यूब का बना होता है, जिसके पास हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्जनल और बेंडिंग फोर्स के अगेंस्ट जो होती है हाई रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है। ये जो आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है बेंडिंग फोर्स के अगेंस्ट में काफी हाई रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है इस प्रोपेलर शाफ्ट की। और जब बैलेंस वेट जो होता है इंस्टॉल्ड होता है आउटसाइड ऑफ द ट्यूब में टू द बैलेंस द रोटेशनल वेट को ये जो है सस्टेन करने की कैपेबिलिटी होती है रोटेशनल वेट को भी। और होता क्या है कि ये जो आपका जो इसकी जो ड्यूटीज है मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोपेलर शाफ्ट की क्या क्या ड्यूटी है। इसका जो ड्यूटी है इसका जो असेंबली के समय में जब प्रोपेलर शाफ्ट को अटैच कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है ट्रांसमिट करता है टॉर्क को। पहला तो इसका काम है कि प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिट कर देता है टॉर्क को। दूसरा काम है कि प्रोपेलर शाफ्ट अलाउ कर देता है चेंज इन द लेंथ को अलाउ कर देता है। अगर मान लो अगर गड्ढे वड्ढे में गुजर रहे हैं, इसका जो पीछे का पोर्शन है वो गड्ढे से गुजरने के कारण वहां पर सस्पेंशन होगा, तो जैसे ही ऊपर नीचे होगा वहां पर सस्पेंशन, तो उस सिचुएशन में ये जो आपका जो पीछे जो प्रोपेलर शाफ्ट में जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस प्रकार से ये जो है कुछ एंगल पे ये नीचे अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये अलाउ करता है चेंजेस इन द लेंथ में। यहाँ सामने में स्लिप जॉइंट रहता है तो ये अलाउ करता है चेंजेस इन द लेंथ को। और तीसरा जो है ये अलाउ करता है डिफरेंट ड्राइव शाफ्ट एंगल को जो है शाफ्ट के एंगल को ये प्रोवाइड डिफरेंट जो है ये डिफरेंट शाफ्ट एंगल प्रोवाइड करता है, शाफ्ट को एंगल प्रोवाइड करता है जो आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है। चौथा जो इसका एडवांटेज क्या है कि ये रिड्यूस कर देता है रोटेरी वाइब्रेशन को। रोटेरी वाइब्रेशन के समय में जो वाइब्रेशन जो जनरेट होता है उस सिचुएशन में ये रोटेरी वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो आपका जो है ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है इसका रोल प्ले है। कंस्ट्रक्शन में आते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है नॉर्मली बना रहता है सीमलेस स्टील ट्यूबिंग मेथड से मिलकर बना रहता है। सीमलेस स्टील ट्यूबिंग मेथड से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसमें यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट योग लगे रहते हैं, वेल्डेड होते हैं ये यूनिवर्सल जॉइंट। एक लास्ट एंड पर यूनिवर्सल जॉइंट वेल्डेड रहता है और सामने की तरफ भी यूनिवर्सल जॉइंट वेल्डेड रहता है। और ये बोथ एंड ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट में ये यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पर अटैच रहता है। और कुछ जो ड्राइव लाइन होते हैं कुछ ड्राइव लाइन के पास में 2 प्रोपेलर शाफ्ट यूज किया जाता है, 3 यूनिवर्सल जॉइंट यूज किए जाते हैं और जो कि यूज करते हैं सेंटर सपोर्टिंग बियरिंग को। तो 4 व्हील ड्राइव व्हील जो होता है यूज करता है 4 व्हील ड्राइव में अक्सर जो देखा जाता है कि 2 प्रोपेलर शाफ्ट यूज किए जाते हैं। एक जो होता है ड्राइव करता है फ्रंट व्हील को और दूसरा जो होता है वो ड्राइव करता है रियर व्हील को। पीछे के व्हील को ड्राइव करने के लिए जो होता है एक होता है फ्रंट व्हील को ड्राइव करने के लिए और दूसरा जो होता है रियर व्हील को ड्राइव करने के लिए। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट की असेंबली कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल जॉइंट है, ये यहाँ पर स्लीप जॉइंट है यहाँ पर ये, और यहाँ पर बैलेंस वेट वाला जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट का असेंबली में दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ के फर्स्ट एंड और सेकंड एंड में यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट है। अब आते हैं कंपोनेंट में। कंपोनेंट जो होता है यहाँ पर 3 जो कंपोनेंट है यहाँ पर कंपोनेंट को मैं आपका स्टार्ट करूंगा और 1 मिनट में आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। सिर्फ 10 मिनट बच गए हैं। सुनील कुमार,
तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था 3 प्रकार के कंपोनेंट जो है यहाँ पर मेन ऐड होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर ये जो है, एक ये यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट, दूसरा जो स्लिप जॉइंट है, और तीसरा जो सेंटर बियरिंग है। तो यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में क्या है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट का जो ये अप एंड डाउन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है। तो यूनिवर्सल जॉइंट समटाइम्स इसका नाम रखा गया है कार्डेन जॉइंट भी कहते हैं, कार्डेन जॉइंट भी नेमिंग दी गई है यूनिवर्सल जॉइंट की। और ये जो है मैकेनिकल कनेक्शन के लिए दो शाफ्ट के बीच में मैकेनिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है ये एंगुलर मूवमेंट को ये प्रोवाइड करता है। एक या दोनों शाफ्ट के बीच में जो ये एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है और ये ट्रांसमिट करता है पावर को स्मूथली फ्रॉम द गियर बॉक्स से लेकर के डिफरेंशियल तक के। तो ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है ये पावर ट्रांसमिट करता है गियर बॉक्स से लेकर के डिफरेंशियल तक के, जो आपको पावर जो है स्मूथली जो ये ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ड्राइविंग जो कंडीशन है ये, और ये आपका जो है ये ब्रेकिंग कंडीशन है। तो ये जो है ये यूनिवर्सल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। रोड शॉक्स जो होते हैं, जब कभी रोड में जो शॉक्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग को, तो इस सिचुएशन में पोजीशन जो दिखाई दे रहा है वो आपका रोड शॉक्स की कंडीशन में आपको यहाँ पर स्प्रिंग का पोजीशन डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये जो है एंगल और प्रोपेलर शाफ्ट को थोड़ा सा अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है रिलेटेड टू द गियर बॉक्स और फाइनल ड्राइव के साथ में। और अगर यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट को इस वे में अगर हम प्रोपेलर शाफ्ट के साथ अटैच नहीं करते हैं तो यूनिवर्सल जॉइंट के बगैर जो है प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो बेंड हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस कारण यूनिवर्सल जॉइंट का जो मेन रोल है वो एक प्रकार से डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। जब गाड़ी में जब रोड शॉक्स में फ्लो में ट्रेवल करती है जब आपकी व्हीकल, तो उस सिचुएशन में थोड़े से पीछे के टायर जो है दचके में आते हैं और दचके में आने के साथ गड्ढे में एक गड्ढे में गाड़ी में ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन के टाइम पर उस सिचुएशन में यूनिवर्सल जॉइंट थोड़ा सा एंगल प्रोवाइड करता है और उस सिचुएशन में यूनिवर्सल जॉइंट के कारण आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो टूटता नहीं है, फ्रैक्चर नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। दूसरा जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा था स्लिप जॉइंट। ये स्लिप जॉइंट है, ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट का एंड पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है और उसके इस जगह पर यहाँ पर ये आपका स्लिप जॉइंट है। इंटरनल स्प्लाइन में यहाँ पर ये जो है ये एक्सटर्नल स्प्लाइंस यहाँ पर दिख रहे हैं और ये इंटरनल स्प्लाइन है ये, और ये जो खांचा है वो इस खांचे के साथ में अटैच हो जाता है और गियर बॉक्स इस जगह पे रहता है। तो ये जो आपका जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखो ये जब ये लेंथ जो है इंक्रीज, जब ये गाड़ी जब आगे की और फ्लो में ट्रेवल करती है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो आपका जो स्लिप जॉइंट है वो जब मान लो अगर ब्रेकर आता है तो ब्रेकर के बाद जब आपके व्हील जो है वो अप एंड डाउन होते हैं तो उस सिचुएशन में ये जो स्लिप जॉइंट है वहां पर स्लिप प्रोवाइड करता है। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है वो प्रोपेलर शाफ्ट यूज करता है स्लिप जॉइंट को, वन एंड पर ये स्लिप जॉइंट को यूज करता है और जो कि अलाउ करता है लेंथन करने के लिए और शॉर्टन करने के लिए परमिशन अलाउ करता है। मतलब शाफ्ट को थोड़ा सा लेंथन प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा एक लेंथ प्रोवाइड करता है शिफ्ट करके स्लिप करके शॉर्टन भी प्रोवाइड करता है आपके जो जॉइंट के बीच जॉइंट के पास में शॉर्टन लेंथ प्रोवाइड करता है और लेंथन लेंथ भी प्रोवाइड करता है। ये परमिट करता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द प्रोपेलर को शाफ्ट को जो चेंज कर सके ड्यू टू अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हील, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द व्हील के टाइम पर ये परमिट करता है इस प्रकार का रोल प्ले एक्शन। तो ये जो है जब गाड़ी व्हीकल जो जब देखो थोड़ा सा अप एंड डाउन मोशन में आती है तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम पर जो है जब वो गाड़ी ब्रेकर को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद फिर जब नॉर्मल कंडीशन में आता है, रोड सरफेस में आता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो स्लिप जॉइंट जो है वो उसको शॉर्टन कर देता है। तो इस प्रकार से लेंथन और शॉर्टन इस लेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपका जो है ये स्लिप जॉइंट काफी इंपॉर्टेंट एक्ट में काम करता है। यूनिवर्सल जॉइंट के रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल जॉइंट के रिक्वायरमेंट में तो मॉडर्न यूनिवर्सल जॉइंट जो है एक्सपेक्ट किया जाता है मीट करने फॉलोइंग रिक्वायरमेंट के लिए। पहला यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हाई टॉर्क जो है ट्रांसमिट होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ द ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। तो उस सिचुएशन में ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है इसके पास हाई टॉर्क सस्टेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो है ये जब ये जो झटके जो लगते हैं यूनिवर्सल जॉइंट में तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ इस प्रकार से होनी चाहिए कि टॉर्क जब ट्रांसमिट होता है उस सिचुएशन में मिनिमम एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन अवेलेबल हो। दूसरा जो है कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए इसमें,
जो यूनिवर्सल जॉइंट में स्पेस जो है वो लिमिटेड होता है, जॉइंट के पास में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल होता है। इस कारण ये जो इसकी कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, यानी कि कम से कम स्मॉल इसका जो स्पेस जो लिमिटेड स्पेस में भी ऑपरेट हो सके और रोबस्ट कंडीशन में भी ऑपरेट हो सके कॉम्पैक्टनेस में। तो ये जो है यूनिवर्सल जॉइंट का दूसरा एडवांटेज है, रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो है लार्ज ड्राइव एंगल होना चाहिए। मॉडर्न रोड जो स्प्रिंग जो होते हैं अलाउ करते हैं लार्ज व्हीकल डिफ्लेक्शन के टाइम पे, तो इस तरह से जो जॉइंट होते हैं उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि एकोमोडेट कर सके लार्ज ड्राइव एंगल को। इनके पास लार्ज ड्राइव एंगल को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए लार्ज ड्राइव एंगल को। तो इस सिचुएशन में मूवमेंट के टाइम पर ये एक अच्छी एबिलिटी है जो लार्ज ड्राइव एंगल प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल जॉइंट। और चौथा जो है वो शॉर्ट शाफ्ट बैलेंस। कहीं कहीं पर वाइब्रेशन जो होता है जनरेट होता है, तो इस सिचुएशन में शाफ्ट को ये जो है ये मेंटेन करे, गुड अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सके, शाफ्ट में बैलेंस प्रोवाइड कर सके, तो ये इसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और पांचवा रिक्वायरमेंट जो है ये आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट है, पांचवा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो जॉइंट है ये ऑपरेट होने चाहिए इफिशिएंटली हायर स्पीड के साथ में, अंडर द कंडीशन ऑफ हायर टॉर्क के रिस्पेक्ट में, हायर टॉर्क के रिस्पेक्ट में हाई स्पीड के साथ में ये ऑपरेट होने की इसकी इफिशिएंसी होती है। तो ये जो है वेरिएबल ड्राइव एंगल में भी ऑपरेट हो जाता है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है ये कंबाइंड रहता है कि हाई स्पीड में भी काम कर सकता है, वेरिएबल एंगल में भी काम कर लेता है। तो ये जो है इसके पास लॉन्ग लाइफ और मिनिमम मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी होती है। तो ऑपरेटिंग स्पीड जो है ये मिनिमम मेंटेनेंस इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। और दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट होता है लॉन्ग लाइफ चलने वाला जो यूनिवर्सल जॉइंट होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो टाइम है वो आज कंप्लीट हो रहा है, केवल लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करें। आज के लिए यहीं पर क्लोज करें। आज की क्लास समझ में आई आप लोग को? यस सर। कौन बोला? इस्माइल बोला क्या? चलो ठीक है, फिर आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक।